जरा सोचिए, हमारे आसपास कितने ही लोग शायद दिल की एक गंभीर समस्या, हार्ट फेलियर के शुरुआती लक्षणों के साथ जी रहे हों और उन्हें इसका अंदाजा भी ना हो। हाँ बिल्कुल। हमारा शरीर हमें लगातार इशारे भेजता है, कभी बहुत हल्के, कभी थोड़ा जोर से, पर जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, हार्ट फेलियर के कुछ ऐसे शुरुआती संकेत जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। ये सारी जानकारी शरद मिश्रा, जो एक होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं, उनके गहन शोध और संकलन पर आधारित है। जी। हमारा मकसद है इन संकेतों को इतनी सरल भाषा में समझना जैसे किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हों, ताकि वक्त रहते इन पर ध्यान दिया जा सके। सही। क्योंकि ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाली एक स्थिति है। जरूरी है कि आज की हमारी बातचीत का मकसद किसी को डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगर हम इन शुरुआती इशारों को पहचानना सीख लें तो सही समय पर कदम उठाकर काफी हद तक बचाव मुमकिन है। हाँ। और देखिए, इसमें खास बात क्या है कि ये संकेत अक्सर इतने साधारण लगते हैं, जैसे बस थोड़ी ज्यादा थकान हो गई, हाँ, या उम्र हो रही है, हाँ, या शायद बढ़ती उम्र का असर है कि लोग इन्हें गंभीर समस्या का संकेत मानने से चूक जाते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आइए एकदम आसान शब्दों में ये समझें कि हमारा दिल आखिर काम कैसे करता है। जी। आप दिल को एक बहुत ही कुशल पंप की तरह मान सकते हैं, है ना? जी। इसके 4 हिस्से या कमरे होते हैं, चेम्बर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, 4 चेम्बर्स। 2 ऊपर की तरफ जिन्हें एट्रियम कहते हैं और 2 नीचे की तरफ जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। बिल्कुल। और ये 4 कमरे 2 हिस्सों में बटे होते हैं, एक दाहिना हिस्सा मतलब राइट साइड, और एक बायां हिस्सा लेफ्ट साइड। दाहिने हिस्से का काम है पूरे शरीर से उस खून को इकट्ठा करना जिसमें ऑक्सीजन कम हो चुकी है। हाँ, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हाँ, समझने के लिए हम उसे नीला खून कह सकते हैं, और उसे फेफड़ों लंग्स में भेजना। हाँ, और फेफड़े मानो उस खून की धुलाई करके उसमें ताजी ऑक्सीजन भर देते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन। बिल्कुल। फिर ये ऑक्सीजन से भरपूर ताजा खून, जिसे हम लाल खून कह सकते हैं, दिल के बाएं हिस्से मतलब लेफ्ट साइड में वापस आता है। ओके। अब बाएं हिस्से का जो निचला कमरा है यानी बायां वेंट्रिकल, वो दिल का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। उसका काम है इस ऑक्सीजन भरे खून को पूरे जोर से पंप करके पूरे शरीर में, हाँ, शरीर के हर अंग, हर कोशिका तक पहुंचाना। यही वो ताकत है जो हमें जिंदा रखती है। बहुत बढ़िया समझाया। और यहीं पर हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के बीच का फर्क समझना भी जरूरी है। कई लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। हार्ट अटैक ज्यादातर अचानक होता है, जब दिल के किसी हिस्से तक खून पहुंचाने वाली नस, आर्टरी में अचानक रुकावट आ जाती है, जैसे कोई ब्लॉकेज एकदम से। इससे दिल के उस हिस्से की मांसपेशियां मरने लगती हैं। जबकि हार्ट फेलियर, जिसे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर या CHF भी कहते हैं, वो स्थिति है जब दिल की खून पंप करने की क्षमता वक्त के साथ धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। हाँ, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो सालों तक चल सकती है। बिल्कुल। तो बात करें उन संकेतों पर। पहला संकेत जिस पर शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं। हाँ। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं बस थोड़ी फिटनेस कम हो गई है, या शायद वजन बढ़ गया है, या फिर उम्र का तकाजा है। हाँ बिल्कुल, पर इसके पीछे एक गंभीर कारण हो सकता है। दिल का बायां हिस्सा, लेफ्ट साइड, कमजोर पड़ रहा है। अच्छा। जब बायां हिस्सा खून को ठीक से आगे पंप नहीं कर पाता तो खून पीछे की तरफ यानी फेफड़ों में जमा होने लगता है। इसे पल्मोनरी ईडिमा कहते हैं। मतलब फेफड़ों में पानी भरना। हाँ बिल्कुल। सोचिए, फेफड़ों का काम हवा लेना है, पर वहां धीरे धीरे पानी भरने लगे तो सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कोई पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। बाप रे। ये लेफ्ट साइड की कमजोरी का एक महत्वपूर्ण शुरुआती संकेत हो सकता है। हाँ, और ये एहसास बहुत डरावना हो सकता है, जैसे सीने पर कोई बोझ रखा हो या दम घुट रहा हो, खासकर थोड़ी सी मेहनत करने पर। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें खास बात क्या है। दूसरा संकेत इसी से जुड़ा हुआ महसूस हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी, फटीग एंड वीकनेस। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। अगर दिल, खासकर उसका बायां हिस्सा, शरीर की जरूरत के मुताबिक खून पंप नहीं कर पा रहा, तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर के बाकी अंगों, मांसपेशियों और ऊतकों मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिल रही है। हाँ, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन कम मिलती है, हाँ, तो वो उतनी ऊर्जा, एनर्जी नहीं बना पाती जितनी उन्हें चाहिए। सही।
इसका नतीजा क्या होता है? बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, वो भी ऐसे कामों में जो पहले आसानी से हो जाते थे, जैसे थोड़ा चलना, सीढ़ियां चढ़ना या घर के रोजमर्रा के काम करना भी भारी लगने लगता है। ये सिर्फ आलस या सामान्य थकान नहीं, ये एक ऐसी थकान है जो आराम करने के बाद भी पूरी तरह जाती नहीं। अच्छा, ये शरीर का संकेत है कि उसे पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा। ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, बल्कि एक अंदरूनी कमजोरी का एहसास होता है। बिल्कुल। अब एक अहम सवाल उठता है, जब शरीर को पता चलता है कि उसे ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश कैसे करता है? हाँ, शरीर कोशिश तो करेगा। तीसरा संकेत इसी कोशिश से जुड़ा है, दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना या अनियमित हो जाना, रैपिड और इर्रेगुलर हार्ट बीट, जिसे पैल्पिटेशंस भी कहते हैं। हाँ, शरीर का सिस्टम ये सोचता है कि अगर हर धड़कन में कम ऑक्सीजन जा रही है तो क्यों ना धड़कन की रफ्तार बढ़ा दी जाए। ज्यादा बार धड़केंगे तो शायद ज्यादा खून और ऑक्सीजन पहुंच जाए। अच्छा, ये कॉम्पेंसेट करने की कोशिश है। हाँ, ये शरीर का एक बचाव का तरीका है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच? क्या पेच है? पेच ये है कि जब दिल बहुत तेजी से धड़कता है तो उसे दो धड़कनों के बीच खून से पूरी तरह भरने का वक्त ही नहीं मिल पाता। ओह, तो नतीजा ये होता है कि हर धड़कन के साथ वो पहले से भी कम खून आगे पंप कर पाता है। अरे, तो मतलब मेहनत ज्यादा, नतीजा कम। बिल्कुल। तकनीकी भाषा में कहें तो स्ट्रोक वॉल्यूम और इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी हर धड़कन में पंप होने वाले खून की मात्रा और उसका प्रतिशत कम हो जाता है। तो दिल ज्यादा मेहनत तो कर रहा है, पर उसका काम उतना असरदार नहीं हो पा रहा। ये अपने आप में दिल पर और ज्यादा बोझ डालता है। सही कहा। और ये तेज या अनियमित धड़कन दिल के बाएं और दाहिने दोनों तरफ की समस्या का संकेत हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ये अक्सर बीमारी के शुरुआती या मध्य चरण में देखने को मिलती है। ओके। अब आते हैं चौथे संकेत पर। लगातार खांसी आना या सांस लेते समय सीने से घरघराहट की आवाज आना, परसिस्टेंट कॉफिंग और वीजिंग। अच्छा, खांसी, इसका दिल से क्या लेना देना? ये भी सीधे तौर पर फेफड़ों में जमा हुए पानी, पल्मोनरी इडीमा से जुड़ा है, जो हमने पहले संकेत में समझा था। अच्छा, वही फेफड़ों में पानी वाली बात। हाँ, जब फेफड़ों में जमा पानी सांस की नलियों, एयरवेज में रिसने लगता है तो वहां जलन होती है और शरीर उसे खांसी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओके। ये कोई आम सर्दी जुकाम वाली खांसी नहीं होती, ये लंबे समय तक बनी रह सकती है, खासकर रात में या लेटने पर बढ़ सकती है। और कई बार इस खांसी के साथ सिर्फ बलगम नहीं, बल्कि झाग जैसा या हल्का गुलाबी रंगत लिए हुए बलगम भी आ सकता है। गुलाबी? खून की वजह से? हाँ, खून के हल्के अंश मिले होने के कारण ये फेफड़ों में लगातार हो रही जलन और दबाव का संकेत है। घरघराहट की आवाज भी सांस की नलियों के सिकुड़ने या उनमें पानी होने की वजह से आती है। और ये भी ज्यादातर लेफ्ट साइड की गड़बड़ी से जुड़ा है। हाँ, मुख्य रूप से दिल के लेफ्ट साइड की कमजोरी का नतीजा होता है ये। अगला संकेत थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवां संकेत है बिना किसी खास वजह के तेजी से वजन बढ़ना, रैपिड वेट गेन। ये वाकई चौंकाने वाला लग सकता है। अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता तो शरीर के एक और महत्वपूर्ण अंग यानी किडनी, गुर्दे तक भी खून का बहाव कम हो जाता है। किडनी तक? ओके। किडनी का काम है खून को साफ करना और शरीर से फालतू पानी और नमक को बाहर निकालना। जब किडनी को खून कम मिलता है तो उसे गलत सिग्नल मिलता है। उसे लगता है कि शायद शरीर में पानी या खून की कमी हो गई है, भले ही ऐसा ना हो। हाँ, भले ही असलियत में ऐसा ना हो। तो किडनी क्या करती है, वो शरीर को बचाने की कोशिश में ज्यादा नमक और पानी को शरीर के अंदर ही रोकने लगती है ताकि खून की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके। ओह, तो शरीर में पानी जमा होने लगता है। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ ही दिनों या हफ्तों में व्यक्ति का वजन अचानक 1 से 2.5 किलो या 2 से 5 पाउंड तक बढ़ सकता है, वो भी तब जब उसने अपने खानपान में कोई बड़ा बदलाव न किया हो। और ये वजन चर्बी का नहीं, पानी का होता है। हाँ, ये शरीर में रुके हुए पानी का होता है, फ्लूइड रिटेंशन। ये एक शुरुआती संकेत हो सकता है, लेकिन लोग अक्सर इसे मोटापे से जोड़ लेते हैं या इस पर ध्यान ही नहीं देते जब तक ये सूजन के रूप में दिखने न लगे। सूजन मतलब अगला संकेत? हाँ, लेकिन सूजन समझने से पहले यहाँ पर हार्ट फेलियर के लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंतर को समझना और जरूरी हो जाता है। ये हमें आगे के लक्षणों को समझने में मदद करेगा। हाँ, बताइए। जैसा हमने पहले बात की, आमतौर पर दिल का बायां हिस्सा, लेफ्ट साइड, पहले कमजोर पड़ता है। हाँ,
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, है ना? हाँ, ये एक बड़ी वजह है। बाईं वेंट्रिकल को पूरे शरीर में खून भेजने के लिए लगातार हाई प्रेशर के खिलाफ काम करना पड़ता है। वक्त के साथ ये दबाव उसे थका देता है और कमजोर कर सकता है। सही। जब लेफ्ट साइड कमजोर होता है तो खून फेफड़ों में जमा होने लगता है, जिससे सांस फूलने और खांसी जैसे लक्षण आते हैं। इन्हें हम लेफ्ट साइडेड फेलियर के लक्षण कह सकते हैं। ओके। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। जब फेफड़ों में लगातार खून का दबाव बढ़ा रहता है, जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इसका सीधा असर दिल के दाहिने हिस्से राइट साइड पर पड़ता है। अच्छा, राइट साइड पर असर है। हाँ, राइट साइड का काम है खून को फेफड़ों में भेजना। लेकिन अगर फेफड़ों में पहले से ही इतना दबाव है तो राइट साइड को खून भेजने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। वक्त के साथ ये अतिरिक्त मेहनत राइट साइड को भी थका देती है और कमजोर कर सकती है। तो राइट साइड फेलियर अक्सर लेफ्ट साइड के बाद होता है? ज्यादातर हाँ। इसीलिए अक्सर राइट साइड की फेलियर लेफ्ट साइड की फेलियर के बाद होती है, जब तक कि फेफड़ों की कोई अपनी बीमारी ना हो या दिल के वाल्व में कोई जन्मजात समस्या ना हो। समझ गया। तो अब आते हैं सूजन पर। हाँ बिल्कुल, और इसी राइट साइड की फेलियर से जुड़ा है हमारा छठा संकेत, पैरों, टखनों और पंजों में सूजन आना। इडीमा इन लेग्स, एंकल्स एंड फीट। इडीमा? हाँ, ये मुख्य रूप से राइट साइड के फेलियर का क्लासिक लक्षण है। जब राइट साइड खून को प्रभावी ढंग से पंप करके फेफड़ों में नहीं भेज पाता तो खून शरीर के निचले हिस्सों से वापस दिल तक आसानी से नहीं आ पाता। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण ये खून और उसमें मौजूद पानी शरीर के निचले हिस्सों, खासकर पैरों, टखनों और पंजों में जमा होने लगता है। इससे वहां सूजन आ जाती है। दबाने पे गड्ढा भी होता है? हाँ, अगर आप सूजन वाली जगह को उंगली से दबाएंगे तो वहां गड्ढा बन सकता है, जिसे पिटिंग एडीमा कहते हैं। ये लक्षण अक्सर बीमारी के मध्य या बाद के चरण में ज्यादा स्पष्ट होता है। ओके। अब आते हैं सातवें संकेत पे, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। रात में बार बार पेशाब आना, नॉक्ट्यूरिया। हाँ, ये भी जुड़ा हुआ है। कैसे? दिन में जब व्यक्ति खड़ा रहता है या चलता फिरता है तो ग्रेविटी की वजह से शरीर का अतिरिक्त पानी पैरों और निचले हिस्सों में जमा रहता है। लेकिन रात में जब व्यक्ति लेटता है तो ये जमा हुआ पानी वापस खून के बहाव, सर्कुलेशन में आ जाता है। अच्छा, लेटने पर? हाँ, और जब ये अतिरिक्त पानी और तरल पदार्थ खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है तो किडनी अपना काम करती है इसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना। तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है? बिल्कुल। नतीजा, व्यक्ति को रात में कई बार उठकर पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है, जिससे नींद भी खराब होती है। और ये लेफ्ट और राइट दोनों से जुड़ा हो सकता है? हाँ, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के फेलियर से जुड़ा हो सकता है, और ये भी अक्सर बीमारी के मध्य या बाद के चरण में देखने को मिलता है। आठवां संकेत भी लेटने से ही जुड़ा है। लेटने पर सांस लेने में दिक्कत होना, ऑर्थोपनिया। जी, क्या होता है इसमें? यहाँ समझने वाली बात ये है, ये पिछले 2 कारणों से जुड़ा है। जब व्यक्ति पूरी तरह सपाट लेटता है तो पैरों और पेट में जमा अतिरिक्त तरल पदार्थ ग्रेविटी के प्रभाव से छाती और फेफड़ों की तरफ खिसकने लगता है। ओह, मतलब फेफड़ों पर और दबाव? हाँ, इससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे दम घुट रहा हो। और कई बार लोग अनजाने में ही इसका समाधान ढूंढ लेते हैं। वो रात को सोने के लिए एक की बजाय 2 या 3 तकियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, ऊंचा सोने लगते हैं ताकि उनका सिर और छाती थोड़ी ऊंची रहे। कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सही कहा। उन्हें इससे अस्थायी आराम तो मिल जाता है, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये राहत दरअसल हार्ट फेलियर के एक गंभीर संकेत को छुपा रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और ये भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड की फेलियर का संकेत हो सकता है, जो अक्सर मध्य या बाद के चरण में पाया जाता है। 9वां संकेत है सीढ़ियां चढ़ने या बहुत हल्की गतिविधि करने में भी असमर्थता, इनएबिलिटी फॉर इवन लाइट एक्टिविटी। हाँ, ये वो थकान नहीं है जो हमने पहले डिस्कस की थी, ये उससे ज्यादा सीरियस है। ये सिर्फ वो थकान नहीं है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है। इसका मतलब है कि दिल इतना कमजोर हो चुका है कि वो शरीर की न्यूनतम जरूरत जितना खून भी पंप नहीं कर पा रहा है। मतलब रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट। हाँ, रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, खासकर लेफ्ट साइड से। नतीजा ये होता है कि शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बन पाती। ऐसे में रोजमर्रा के बेहद साधारण काम, जैसे नहाने के लिए बाथरूम तक जाना, कपड़े बदलना या किराने का एक हल्का थैला उठाना भी
पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल और थका देने वाला हो जाता है। हर काम के बाद हांफना पड़ता होगा। हाँ, व्यक्ति को हर छोटे काम के बाद हांफते हुए आराम करना पड़ता है। अगर राइट साइड फेलियर भी साथ में हो, जिससे पैरों में सूजन वगैरह हो, तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारा 10वां और आखिरी संकेत है पेट में सूजन आना या पेट का फूलना, स्वॉलन एब्डोमेन एसाइटिस। हाँ, एसाइटिस ये मुख्य रूप से राइट साइड के फेलियर का एक बाद का लक्षण है। जब राइट साइड खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता, तो खून पेट के अंगों जैसे लिवर और आंतों की नसों में भी जमा होने लगता है और वहां दबाव बढ़ता है। पेट के अंदर भी? हाँ, इस बढ़े हुए दबाव के कारण उन नसों से तरल पदार्थ रिसकर पेट की अंदरूनी खाली जगह एब्डोमिनल कैविटी में जमा होने लगता है। इसे एसाइटिस कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे पेट फूला हुआ, कसा हुआ और भारी महसूस होता है, भूख कम लग सकती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फूला हुआ पेट डायफ्राम पर दबाव डालता है। और ये भी आमतौर पे लेफ्ट साइड फेलियर के बाद होता है? हाँ, आमतौर पर ये लेफ्ट साइड फेलियर के बाद होता है, जब राइट साइड पर असर पड़ चुका होता तो है। ये थे वो 10 मुख्य शुरुआती संकेत। इन्हें जानने के बाद ये सवाल मन में आता है कि आखिर हार्ट फेलियर होता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। शरद मिश्रा द्वारा संकलित रिसर्च के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ज्यादा आम है। इनमें सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिल की मांसपेशियों, खासकर लेफ्ट साइड पर बहुत ज्यादा बोझ डालता है और उसे कमजोर कर देता है। दूसरा बड़ा कारण है पहले कभी हुआ हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और प्रीवियस हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक से दिल की मांसपेशियों का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है या मर जाता है, जिससे उसकी पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। सही। और आजकल के समय में, जैसा शरद मिश्रा का शोध बताता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा हार्ट फेलियर के बहुत बड़े कारण बनकर उभरे हैं। अच्छा, ये मेटाबॉलिक इश्यूज? हाँ, ये मेटाबॉलिक समस्याएं पूरे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं और सीधे तौर पर दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इनके अलावा धूम्रपान, स्मोकिंग भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। दिल के वाल्व की बीमारियां, हार्ट वाल्व डिजीज, जिनमें वाल्व या तो ठीक से खुलते नहीं या ठीक से बंद नहीं होते, दिल पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। जहरीले तत्व भी दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हाँ, स्लीप एपनिया, जिसमें रात को सोते समय सांस रुक जाती है, और फेफड़ों की अन्य गंभीर बीमारियां जैसे COPD, ये भी दिल पर दबाव डालकर हार्ट फेलियर का कारण बन सकती हैं। तो अब इन सब कारणों को जानकर क्या समझ आता है? समझ ये आता है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में है। हाँ, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, खान पान और आदतें दिल की सेहत को बनाए रखने या बिगाड़ने में बहुत बड़ा किरदार निभाती हैं। कई रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शरद मिश्रा की रिसर्च और उनका दृष्टिकोण एक समग्र यानी होलिस्टिक तरीके पे जोर देता है। उनका मानना है कि सिर्फ दवाएं काफी नहीं, बल्कि सेहत को पूरी तरह से देखना होगा। बचाव और प्रबंधन के लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं: बेहतर खाएं, बेहतर हिलें डुलें और बेहतर महसूस करें। ईट बेटर, मूव बेटर, फील बेटर। चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। ईट बेटर का मतलब क्या है? बेसिकली अपनी थाली को सुधारना। हाँ, मतलब चीनी, मैदा, प्रोसेस्ड स्नैक्स, खराब किस्म के तेल जैसे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल या सीड ऑयल्स, इनको कम करना या बंद करना। और इनकी जगह ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, घी, जैतून का तेल, इनको शामिल करना। मूल बात है असली प्राकृतिक भोजन खाना। रियल फूड। हाँ, रियल फूड। और हाँ, जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह से कुछ पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स भी मददगार हो सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल, विटामिन D, मैग्नीशियम, QQ10 या होमोसिस्टीन जैसे मार्कर को नियंत्रित करने वाले B विटामिन्स। लेकिन ये व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से तय होना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह से। हाँ। दूसरा स्तंभ है मूव बेटर। इसका मतलब सिर्फ जिम जाकर भारी वजन उठाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने शरीर को रोजाना हिलाना ढुलाना, क्योंकि हमारा शरीर चलने फिरने और काम करने के लिए ही बना है। तो रोज की एक्टिविटी। हाँ, सिर्फ हफ्ते में कुछ दिन कसरत करना काफी नहीं। अगर बाकी पूरा दिन हम बैठे रहते हैं,
रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रहना ज्यादा जरूरी है। जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, थोड़ी दूर पैदल चलकर जाना, घर के काम खुद करना, बीच बीच में उठकर स्ट्रेचिंग करना। छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये छोटी छोटी हरकतें खून के दौरे, सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं, मांसपेशियों को एक्टिव रखती हैं और दिल पर अच्छा असर डालती हैं। ये सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर के हर सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। और तीसरा, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है फील बेटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं, इमोशंस, अपने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव के स्तर पर ध्यान देना और उसे बेहतर तरीके से संभालना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन। बिल्कुल। लगातार तनाव, चिंता, गुस्सा, उदासी ये सिर्फ हमारे मूड को खराब नहीं करते, बल्कि शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ाते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, दिल की धड़कन तेज कर सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं और सीधे तौर पर दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फील बेटर का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें मैनेज करने के स्वस्थ तरीके ढूंढना। हाँ बिल्कुल, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, गहरे सांस लेने के व्यायाम, डीप ब्रीदिंग, योग, प्रकृति में समय बिताना, अपनी हॉबीज को वक्त देना या जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से मदद लेना। हमें अपनी भावनाओं का ड्राइवर बनना होगा। हाँ बिल्कुल, न कि सिर्फ बाहरी हालात पर प्रतिक्रिया देते रहना होगा। ये तीनों चीजें, सही और पौष्टिक भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित मानसिक व भावनात्मक स्थिति मिलकर ही दिल को और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का आधार बनाती हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, जो सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय समस्या की जड़ पर काम करने पर जोर देता है। तो आज हमने हार्ट फेलियर के उन 10 शुरुआती संकेतों पर विस्तार से बात की, जिन्हें अक्सर हम थकान, उम्र या छोटी मोटी परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सांस फूलने से लेकर पैरों की सूजन, रात में बार बार पेशाब आना और लेटने में दिक्कत होने तक, ये सब शरीर के महत्वपूर्ण इशारे हो सकते हैं कि दिल को मदद की जरूरत है। बिल्कुल। शरद मिश्रा के शोध और संकलन के आधार पर हमने ये भी समझा कि इन संकेतों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे एक होलिस्टिक जीवन शैली अपनाकर हम अपने दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही बचाव की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। आज जो कुछ भी हमने सुना और समझा, उसके बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव है जिसे अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज से या कल से अपनाया जा सकता है? हाँ, एक छोटा कदम। हाँ, शायद वो मीठा कम करना हो, या रोज 5 मिनट ज्यादा चलना हो, या सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लेना हो। कोई भी एक छोटा कदम। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। और अगर आपको आज की ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और जानने वालों के साथ जरूर साझा करें। हाँ, जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी साझा की हुई जानकारी किसी के लिए कितनी मददगार साबित हो जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही स्वास्थ्य और जानकारी से भरपूर चर्चाओं से जुड़े रहें। जी बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी और दिलचस्प चर्चा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।